सर्वप्रथम मैं मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। हाल में उपस्थित हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शन जन, हमारे एमबीएस के भाइयों बहनों, आज जो ये विषय चुना गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुटिल पहलू, मूल निवासी छात्रों और शिक्षकों की मनोव्यथा और समाधान, तो हम समझ रहे हैं कि इसके जो पहलू हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है 2020 की शिक्षा नीति, उसके क्या पहलू हैं महत्वपूर्ण, मूल निवासी विद्यार्थी और जो हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के मार्गदर्शक हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी इस शिक्षा नीति को लेकर क्या मानसिक स्थिति है, और भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में या मूल निवासी बहुजन समाज के हित में इसके क्या समाधान है। दोस्तों, आप सबको मालूम है या यूं कहें कि इतिहास गवाह है कि हमारा उत्थान और पतन शिक्षा पर हुआ है। इसलिए हमें वर्तमान समय की शिक्षा नीति को समझकर हमें अपना भविष्य सशक्त करने की आवश्यकता है। दोस्तों, शिक्षा दो-धारी तलवार है और ये मानव स्वभाव पर निर्भर करता है कि वह शिक्षा का किस रूप में कैसे उपयोग करता है। शिक्षा के महत्व को जिसने जितना जाना, उसने उतना अपने तरीके से, अपने हित में, समाज हित में उसने उसका उपयोग किया। हम देखें कि हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, लेकिन हम इतिहास पे ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात कहेंगे कि इतिहास में जो दुश्मनों ने एक व्यवस्था बनाई, वो व्यवस्था हमें शिक्षा से वंचित करके एक साहित्य सृजन करके वो व्यवस्था बनाई, और इस साहित्य रूपी ग्रंथ में हम इस व्यवस्था को देख सकते हैं। उन्होंने कैसे हमें गुलाम बनाया और एक विशेष समय में, एक विशेष युग में हमारे ही बीच के महापुरुष हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और उस शिक्षा रूपी अमृत का पान करके उन्होंने एक ऐसा साहित्य सृजन किया जिससे हम सबके चेहरे में चमक आई और इस मूल निवासी समुदाय के साथ भारत के प्रत्येक नागरिकों का कल्याण हुआ। दोस्तों, ये जो शिक्षा है, ये शासकों के लिए एक हथियार है और समाज का कल्याण चाहने वालों के लिए समाज को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए वह परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या चाहिए, क्या करना है। दोस्तों, आप सबको मालूम है शिक्षा के महत्व को। यहां इस जो पंडाल में बैठे हुए लोग हैं, ये मूल निवासी बहुजन समाज का प्रबुद्ध क्रीम तबका है। हमें शिक्षा के महत्व को ज़्यादा बताने की, व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे मंच में ऐसे महापुरुषों का छाया चित्र रखा है जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन स्थापित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे का हम प्राशन करेंगे तो गुर्राए बिना नहीं रहेंगे। और ये जो हमारे सामने छाया चित्र हैं, वो इस चीज के सबसे बड़े उदाहरण हैं। एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए जॉन डीवी, आप सबने उनका नाम सुना होगा, भली भांति जानते होंगे। उन्होंने शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि शिक्षा जीवन की शुरुआत नहीं, बल्कि शिक्षा ही जीवन है।
शिक्षा से दूर रहकर जीवन आनंद की उन ऊंचाइयों से दूर रहते हैं जिन्हें हम सुख कहते हैं। दोस्तों, मैं भी विद्यार्थी हूं और विद्यार्थी का स्कूल से, महाविद्यालय से, विश्वविद्यालय से और अध्ययन अध्यापन से गहरा नाता होता है। ऐसे में मैंने जो अध्ययन किया उस आधार पे मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा ही संपत्ति है, शिक्षा ही सुरक्षा है और शिक्षा ही सम्मान है, और शिक्षा के बिना हमारा कहीं भी कोई भी वजूद नहीं है। इसलिए मैं अपने एमबीएस के साथियों से और यहाँ आए हुए भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि केवल हम प्रमाण पत्र के लिए कोई कोर्स ना करें। अब हम आगे चलेंगे कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वह क्या है। तो दोस्तों, 2020 की जो शिक्षा नीति बनी, इस शिक्षा नीति के पहले से राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस देश में बनना प्रारंभ हुई और वो 1948 में विश्वविद्यालय आयोग के साथ इसकी शुरुआत हुई। इसका क्रम निरंतर ही बढ़ता गया, सतत ही ये हम आगे जाते गए, लक्ष्य निर्धारित करते रहे। लेकिन मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिन सरकारों को हमने चुना था और जिन पुरखों ने एक परिकल्पना की थी कि कैसा भारत होगा, वो सरकारें उस लक्ष्य को हासिल कराने में कामयाब नहीं हुई। दोस्तों, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची का अंग है, उसका भाग है। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए जिस तरह केंद्र सरकार का दायित्व है, उसी तरह राज्य सरकारों का भी दायित्व है। इसीलिए इन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इसके व्यवस्थित रूप को संवैधानिक मूल्यों के साथ समाज तक, नागरिकों तक पहुंचाएं। लेकिन यदि ऐसा हुआ होता तो आज जो हमारे भाई कुछ समय पहले कविता कह रहे थे, झुंझुना, कि वो स्थिति देखने को नहीं मिलती। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत सरकार द्वारा एक ऐसी एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई 1986 के बाद, जिसमें कानूनी शिक्षा को और चिकित्सकीय शिक्षा को छोड़कर 29 जुलाई 2020 को उच्च शिक्षा के एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग के गठन के प्रावधान के साथ 2020 की नई शिक्षा नीति लागू की गई। इस शिक्षा नीति में मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। दोस्तों, ये जो 2020 की शिक्षा नीति बनाई गई, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में बनाई गई। अब यहां समझने की बात है कि अंतरिक्ष वैज्ञानिक शिक्षा की जो नीति बनाई जा रही है उसके विशेषज्ञ हैं, उसके अध्यक्ष हैं। भारत में शिक्षाविद की कमी पड़ गई थी भाई क्या? ये एक चिंतनीय विषय है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या ऐसे लोग समाज में नहीं हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं? तो दोस्तों, ये प्रश्न छोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि 2020 की शिक्षा प्रणाली है क्या। 2020 की शिक्षा प्रणाली वो प्रणाली है जिसे 10+2 की प्रणाली कहते हैं। उसको खत्म करके 5+3+3+4 की एक नीति बनाई गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा या बहुत से लोगों को मालूम भी होगा कि 5+3+3+4 है क्या। जैसे आप लोगों को साधारणतः मालूम है 10+2, 10th तक पढ़ो पहली से, और फिर उसके बाद 11th 12th हो गया, और हमारे बायो ग्रुप हो गए, आर्ट्स हो गए, कॉमर्स हो गए, इस तरह के वगैरह वगैरह हैं। तो अब ये जो शिक्षा नीति 2020 है, तो हम इसको कहना चाहेंगे कि जो 5 का मतलब है 5 का। तो पहले क्या था इस 2020 की नीति के पहले कि जब बच्चा 6 वर्ष का हो जाता था तब उसे स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश मिलता था। लेकिन अब क्या हो गया भाई, अब यह हुआ कि हमारा जो बच्चा है वो 3 साल की उम्र में
स्कूल में चला जाएगा और उसके बाद प्ले उस स्कूल के बाद पहली और दूसरी कक्षा में जाएगा, तो वो 5 साल पूरे हो गए। अब +3 का मतलब क्या है? 3 का मतलब है कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, और जो इसके बाद +3 है इसका मतलब है कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8। और ये जो महत्वपूर्ण है ये 4 + 5 जो है +4 उसमें कक्षा 9 है, कक्षा 10 है, कक्षा 11 है और 12 है। तो यहां एक बड़ी बात है कि कक्षा 9 से ही हम जो 12th के बाद विषय चुनते थे वो यहाँ 9th से व्यवस्थित बच्चे हमारे चुन सकेंगे। तो ये तो जो व्यवस्था बनाई गई है ये हमारे हिसाब से व्यक्तिगत जो मेरा मानना है ये पैटर्न ठीक है, क्योंकि जो कानूनी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है वो 9th से ही प्रिपरेशन करके अपना एक अलग ट्रैक पे चले जाएंगे। जो बायो ग्रुप या कॉमर्स में जाना चाहते हैं उनका भी एक अलग ट्रैक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ ये देखेंगे कि जो 6 से 14 वर्ष का मामला था कि RTE में जो आता है राइट टू एजुकेशन में, उसमें 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो प्रावधान था, यहाँ थोड़ी सी अच्छी चीज ये है कि अब बच्चा जब प्ले स्कूल में जाएगा तीसरे वर्ष से, वो भी उस दायरे में आएगा राइट टू एजुकेशन के। तो अब बच्चा पहले क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करता था, लेकिन ये अब 3 साल और प्लस हो जाएंगे निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के। तो ये देखने के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर जैसे सर ने प्रस्तावक महोदय ने कहा कि ये बाहर से तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर बहुत अलौकिक दिव्य चीजें हैं। जैसे कहा जाए कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, उसी तरह इस शिक्षा नीति में व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अब इसके हम कुटिल पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऐसे क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले हैं। तो जो कस्तूरी रंगन की कमेटी है अध्यक्षता में जो बनाई और ये भारत सरकार राज्य सरकारें लागू करने वाली हैं, तो इसका एक महत्वपूर्ण पहला बिंदु है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब 2020 में बनाई गई उस समय इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया, एक अपने आप से वादा किया कि 2030 तक हम इस देश का सकल नामांकन प्रतिशत जो है अनुपात वो 100% हम प्राप्त करने का लक्ष्य इन्होंने रखा। तो ये जो सकल नामांकन अनुपात 100% पाने का लक्ष्य रखा, तो भाई ये क्यों ऐसा किया? इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज भी देश में बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं। अभी सरकारों ने प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाया और बहुत डिस्टेंस एजुकेशन वगैरह तमाम बहुत सारी इन्होंने शिक्षा पद्धति चलाई, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता है उस रेशियो को वो प्राप्त करने में असफल रहे, क्योंकि पैसा आया और खर्च हुआ, लेकिन जो एजुकेशनल ग्राफ होना चाहिए वो नहीं बढ़ा। तो इन्होंने एक तरीका निकाला। जैसे क्या है कि यदि कोई बच्चा घर में कमजोर है तो उसका वैसा नाम ना रख के कोई अच्छा खासा तगड़ा नाम रख दो जिससे बाहर वाले सुने कि नहीं बहुत बढ़िया होगा। तो उन्होंने ये व्यवस्था अपनाई। लेकिन इससे ये जो ग्रास इनरोलमेंट रेशियो है क्या, ये जानने की जरूरत है। ये जो सकल नामांकन अनुपात है इसका उपयोग उन छात्रों की संख्या के अनुपात को दर्शाने के लिए किया जाता है जो इस देश की शिक्षा में विशेष अर्हता रखते हैं या विशेष योग्यता रखते हैं। वो केवल इतना है, वो बौद्धिक क्या क्षमता रखते हैं नहीं रखते इससे कोई मतलब नहीं है। यदि हम इसके बैकग्राउंड को देखें, हिस्ट्री को देखते हैं, तो 2014 में 2015 में 14-15 का जो शैक्षणिक सत्र था उसमें जो सकल नामांकन अनुपात था वह 24.3% था। अब सोचिए कि कितना डिस्टेंस था, कहाँ 100%, कहाँ 24.3%। और ये
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में तो ये रेशियो थोड़ा सा आगे बढ़ा, 2018-19 में 26.3 पर पहुंचा। तो ये जो एक महत्वपूर्ण पहलू था कि नामांकन अनुपात बढ़ाने का, ये भी एक यहां के नागरिकों के साथ धोखा है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने एक टारगेट रखा है, अपना एक उद्देश्य निर्धारित किया है कि इस देश की कुल आय का यहां के नागरिकों की शिक्षा पर 6% खर्च करने का इन्होंने वादा किया है। लेकिन ये जो 6% इन्होंने निर्धारित किया है खर्च करने का, यदि हम इसके पहले की शिक्षा नीति पे जाएं और उसका अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि ये 6% की बात वो पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक कहीं कोई कुछ इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और ये जो इन्होंने खर्च करने की बात कही है तो 2012-13 में जो हमारा जीडीपी रहा उसमें 3.1% इन्होंने खर्च किया। 2014-15 में इन्होंने 2.8% खर्च किया और 2015-16 में 2.4% खर्च किया। और इसके बाद 2016-17 में और 17-18 में इन्होंने 2.7% खर्च किया। और 2021-22 में जब इन्होंने एक संकल्प किया कि हम 6% खर्च करेंगे नागरिकों की शिक्षा के लिए, तब इन्होंने 3.1% खर्च किया। और ये जो जानकारी है ये जानकारी कोई मेरी नहीं दी हुई है, ये जानकारी जो शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने पार्लियामेंट में ये जानकारी दी है। आप सब लोग उधर विजिट कर सकते हैं। तो ये जो इन्होंने एक डाटा तैयार करके रखा है, ये डाटा एक षड्यंत्र पूर्वक तरीके से इन्होंने बनाया है जो छल छद्म का एक नमूना है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कुटिल पहलू है इनका, कि ये जो 5वीं की शिक्षा देंगे वो मातृभाषा में होगी। मातृभाषा मतलब महाराष्ट्र के लोगों की जो भाषा है उसमें देंगे, बिहार में जो भाषा है उसमें देंगे, बंगाल में है उसमें देंगे, कर्नाटका वगैरह वगैरह। हमारा देश क्या है, भिन्न भिन्न भाषाओं का देश है। और भिन्न भिन्न भाषाओं के देश के कारण आज हम ये देख रहे हैं कि राष्ट्र भारत को एक राष्ट्र इसलिए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि जिस तरह ये भारत देश भिन्न जातियों का देश है, उसी तरह भिन्न भाषाइयों का देश है। जब हम भाषा के रूप में यदि हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण देखें तो हम अपने बोलचाल के माध्यम में एक नहीं हो सकते, तो वो अन्य मामलों में कैसे एक हो सकते हैं। इसीलिए देश को एक भाषा की जरूरत है। तो इन्होंने क्या कर दिया, वो जो हम अब से पहले की जो शिक्षा नीति थी, जैसे जो इंग्लिश जो भाषा रही अंग्रेजी, उसके माध्यम से हम एक दूसरे से संवाद कर सकते थे, हमें वो भाषा एक दूसरे से जोड़ती थी। यदि हमें मलयालम नहीं आती, मराठी नहीं आती, हिंदी नहीं आती, तो अंग्रेजी एक ऐसी भाषा थी जो एक सेतु का काम करती थी। लेकिन अभी क्या हुआ, इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक कहाँ किया, सरकारी संस्थाओं में इन्हें उसको ब्रेक किया। और फिर इसके आगे इन्होंने क्लियर किया कि जो मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रोग्राम है वो 5वीं से 8वीं 10वीं ये इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भाषा हो सकती है वो इंग्लिश है। अतः सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की राज्य सरकारें हों, उन्हें अंग्रेजी को महत्वपूर्ण विषय बनाकर प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक, हायर एजुकेशन तक इसकी अनिवार्यता सुनिश्चित करनी चाहिए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो भारत देश है, यदि हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो आय के जो प्रमुख माध्यम है वो तकनीकी, उत्पादन और सेवाएं हैं। 3 चीजें हैं। और
इन तीनों में तकनीकी और उत्पादन में भारत की जो भागीदारी है वो काफी कम है। केवल हम सेवाओं के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे छाए हुए। तो ये जो हमारे लोग हैं, यदि हम देखें, अमेरिका में देख लें, ब्रिटेन में देख लें, तो आज अमेरिका की ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं होगी जहां भारतीय मूल के प्रोफेसर ना हो। ब्रिटेन में ऐसा कोई शहर नहीं है जहां भारतीय डॉक्टर ना हो। ये केवल अंग्रेजी शिक्षा की बदौलत हुआ है कि आज हम सेवा के क्षेत्र में विदेशों में अपना झंडा गाड़ पाए हैं और जो राष्ट्रीय आय है उसे हम अपने देश तक ला पा रहे हैं। तो हमें, जैसे यदि हम देखें कि इसके पहले जब लॉर्ड मैकाले की 1835 में शिक्षा नीति लागू हुई थी, तो इस देश के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने विरोध किया था। उन्होंने हमारे लोगों की बस्तियां जलाई थी अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के कारण। उन्होंने कहा था कि इस देश की राष्ट्र भाषा संस्कृत होनी चाहिए और फारसी होनी चाहिए शिक्षा का माध्यम। अब ये बताइए कि यदि इससे पहले शिक्षा का माध्यम संस्कृत और फारसी होती, तो ये जो अमेरिका में, ब्रिटेन में जो हमारे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उनकी फौज, संस्कृत और फारसी की फौज वहां क्या करती? ये एक सवाल है। इसीलिए हमें अंग्रेजी विषय को अनिवार्यता के साथ रखना चाहिए। इसके साथ ही भारत में जो आडंबर हैं, बुराइयां हैं, सामाजिक भेदभाव हैं, धर्मनिरपेक्षता, इस तरह की बहुत सारे भिन्न भिन्न शब्द हैं। उन शब्दों का उन्मूलन या उन सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन हम पश्चात ज्ञान विज्ञान साहित्य के अध्ययन से कर सकते हैं। तो जब हमसे अंग्रेजी ही नहीं बनेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियां अंग्रेजी से अवगत नहीं होगी, रूबरू नहीं होगी, तो वो कैसे उन साहित्य का अध्ययन करेगी? जबकि निजी स्कूलों में उन्होंने अंग्रेजी की शिक्षा को अनिवार्य बना के रखा है। एक तरफ यदि हम अपने बच्चे को अंग्रेजी की शिक्षा देना चाहते हैं तो हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, यदि नहीं देना चाहते हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं। तो ये जो दोहरा चरित्र है सरकार का, ये बहुत ही खतरनाक है। इसे हमें बारीकी के साथ समझना होगा। इसके साथ ही इसका जो पांचवा पहलू है कि निजी विद्यालयों में मनमाने ढंग से फीस निर्धारित करने और फीस बढ़ाने की प्रथा पर नियंत्रण किया जाएगा। इन्होंने जो 2020 की एजुकेशन पॉलिसी डिसाइड की, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम निजी विद्यालयों के जो फीस ये बढ़ा रहे हैं और फीस पे नियंत्रण है, तो उसको हम रोकेंगे, लगाम लगाएंगे। लेकिन हमारा ये मानना है, बतौर स्टूडेंट समाधान के लिए मैं ये अपनी बातें रख रहा हूं कि हमें निजी संस्थाओं को केंद्रीकरण करना चाहिए, क्योंकि जितनी निजी संस्थाएं होंगी, उनका केंद्रीकरण होगा, तो हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसका और साथ ही साथ हमारे जो देश के नागरिक हैं, लोग हैं, उनमें राष्ट्र के प्रति एक समर्पण त्याग की भावना आएगी। क्योंकि अभी कोरोना काल में हम देख रहे हैं कि तमाम संस्थाएं बंद हो गई, लेकिन जो सरकारी संस्थाएं थी वो सुचारू रूप से अपना कार्य संचालित करके रखी। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। निजीकरण क्या है? निजीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी संस्थाओं का स्वामित्व खत्म करके किसी एक व्यक्ति, दो व्यक्ति को वो अधिकार सरकार उनको हैंड ओवर कर रही है, जिससे वो उन संस्थाओं में, उन जगहों पर अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं। इससे युवाओं का वर्तमान और भविष्य दोनों खराब हो रहा है। और इसके साथ ही जो निजी संस्थाएं हैं, चाहे वो शैक्षणिक संस्थाएं हो या अन्य प्रकार की संस्थाएं हो, उनकी गुणवत्ता में 100% कमी आ रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकार का ही आंकड़ा है। जब ये कमी है तो भाई ये आप उसको केंद्रीकरण क्यों नहीं कर रहे हो? तो इसका जवाब मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से कि नहीं, ये सरकारों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करने के लिए ये प्रोग्राम रचा है। दोस्तों, यह खास बात
ये है कि जो इन्होंने शिक्षा नीति बनाई है, उनके यदि हम शैक्षणिक पहलू का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि बहुत सारे लोगों ने विदेशों में शिक्षा पाई है, और वो जो शिक्षा पाई है वो इंग्लिश भाषा में है। वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उस भाषा से हमारे नागरिकों को, लोगों को दूर करने की कोशिश की। दोस्तों, उन्हें मालूम है कि उनके बच्चे इन सरकारी संस्थाओं में पढ़कर अच्छे वैज्ञानिक, डॉक्टर नहीं बन सकते। इसीलिए उन्होंने एक प्राइवेट सेक्टर का ऑप्शन रखा। वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, यहाँ स्कूलें खोलते हैं। उन्हें मालूम है कि यदि हमें बाहर जाना है, विदेशों में जाना है, अपनी बातें रखनी है, तो वहाँ हमें सरहद पार करके जाएंगे, तो हमें नागरिकता लेनी है, उनसे संवाद करना है, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो वो अपने जनजीवन में उन चीजों को व्यवस्थित रूप से चलाते हैं, लेकिन वो जो हमारे लिए है वो चीजें नहीं कहना चाहते। दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो शिक्षा नीति है ये हमारे लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। हमारा भविष्य अंधकार में मिला देने वाली है। लेकिन हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। जब इस देश में 1835 में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली लागू हुई, उसके बाद से ही हम देखेंगे कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने 1882 में लॉर्ड रिपल द्वारा गठित हंटर कमीशन से मांग करी थी कि 6 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को अपना फूले साहब को अपना आदर्श मानते थे, अपना गुरु मानते थे। इसीलिए उन्होंने संविधान सभा में इस बात को रखा, और संविधान सभा ने उस कमेटी ने लोगों की स्थिति, नागरिकों की स्थिति को देखते हुए उसको स्वीकार किया और शिक्षा देने का दायित्व सरकारों का लगाया। लेकिन इन चुनी गई सरकारों ने क्या किया? इन चुनी गई सरकारों ने अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से मुंह मोड़ लिया। इससे भी आगे बढ़कर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और उससे पहले 2002 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने जो संविधान निर्माताओं ने ड्यूटी लगाई थी शिक्षा देने की, राज्यों की, सरकारों की, तो उन्होंने उस पर कुठाराघात किया और 2022 में 86वां संशोधन करके शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा, और माता पिता पालक की ड्यूटी लगाई कि अब ये अपने बच्चों की शिक्षा देंगे। जबकि हमें मालूम था और हमारे पुरखों को भी मालूम था कि हम आर्थिक रूप से वंचित हैं, हमारे साथ आर्थिक न्याय नहीं हुआ है। इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी सरकारों की सौंपी थी, और इसके बाद ही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक सपना देखा। उन्होंने उस सपने को हकीकत करने के लिए कुछ संविधान में व्यवस्थाएं बनाई, चाहे उच्च शिक्षा के लिए हो या अन्य तकनीकी ज्ञान के लिए हो। तो वहां उन्होंने इसको उच्च स्तर तक निःशुल्क करने की बात करी, उनकी मंशा थी। लेकिन आज हमारी जो चुनी गई सरकारें हैं वो असमतावादी सरकारें हैं। हमारे फूले अंबेडकरी विचारधारा के लोग वहाँ नहीं हैं, इसलिए वो न्याय नागरिकों के साथ नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, हम अभी अध्यक्ष महोदय की तरफ से मैसेज आ चुका है, शायद हमारे चीफ गेस्ट आ चुके हैं, तो मैं अपनी बातों को यहाँ विराम लगाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे MBS के बच्चों को एक मैसेज देंगे। शुंग काल का मिट जाए अंधेरा, शुंग काल का मिट जाए अंधेरा, प्रज्ञा दीप जलाएंगे शिक्षा को आधार बनाकर मूल निवासियों को सबल बनाएंगे। कर्तव्य पथ पर चलकर हम
कर्तव्य पथ पर चलकर हम स्वर्णिम भारत बनाएंगे। जय भीम, जय मूल निवासी।